कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के अंतर्गत वृत्त का त्रिज्याखंड एवं चाप की लंबाई सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क से संबंधित सवाल का अध्ययन करते हैं। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वृत्त क्या है। वृत्त क्या है? तो अगर हम वृत्त की परिभाषा देना चाहें, क्योंकि वृत्त के बारे में आप पहले से आपको जानकारी है, पूर्व ज्ञान है, आप पूर्व कक्षाओं में वृत्त से संबंधित कुछ न कुछ अवश्य पढ़े हैं। आइए देखते हैं एक बार फिर से वृत्त क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये एक तल है, ठीक है। इस तल में एक बिंदु हमने लिया, उस बिंदु को हमने नाम दे दिया मान लीजिए O। इस बिंदु O से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं, मान लीजिए ये एक बिंदु हो गया A, ये बिंदु है A। तो O से A के बीच की दूरी अगर हम R मानते हैं, तो इसी प्रकार बिंदु O से R दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु हैं, उन बिंदुओं के समुच्चय से जो आकृति प्राप्त होती है वह आकृति ही वृत्त कहलाती है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर ये समझाने के लिए आपको यहाँ पर बनाया गया है कि बिंदु O से एक निश्चित दूरी R दूरी पर स्थित एक बिंदु A है। इसी प्रकार से एक ही निकट मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, फिर यहाँ बिंदु है। इस प्रकार से क्रमशः R दूरी पर ही स्थित बिंदुओं को हम इस प्रकार अगर मिलाते जाएं, मतलब ऐसे, तो जो आकृति प्राप्त होती है, इस प्रकार से ये जो आकृति प्राप्त होंगी, ये जो है इस प्रकार की आकृति होगी और उसे ही कहते हैं वृत्त। इस स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु, ये दोनों के बीच की दूरी को देखिए, ये दूरी R जो है वृत्त की त्रिज्या है और इस स्थिर निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो वृत्त का केंद्र यहाँ पर O हो गया और वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या जैसे यहाँ पर O से O की दूरी है तो OA, इसको अगर हम R से दर्शा रहे हैं रेडियस, तो ये वृत्त की त्रिज्या है। इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। आइए यहाँ पर OA। अब आता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या है? तो देखिए, वृत्त की परिधि, अच्छा यहाँ पर ये भी देखना है, ये वृत्त की परिधि है ये, ठीक है। ये क्या है? वृत्त की परिधि। अंदर का जो भाग है वो वृत्त का अंतः भाग है और इस परिधि के बाहर का जो भाग है वृत्त का बहिर्गत भाग है। तो यदि वृत्त पर स्थित या वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, ये देखिए, ये जो रेखाखंड है वृत्त के केंद्र O से होकर गुजर रही है, तो ये जो रेखाखंड है ना AOB, इसको हम वृत्त का व्यास कहेंगे और व्यास अर्थात डायमीटर D, ठीक है। तो वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास का आधा होता है, ठीक है। अभी आगे चल कर के सूत्र भी देखेंगे इसमें। यहाँ पर ध्यान देना है, ये तो व्यास हो गया और ये वृत्त की परिधि, ठीक है। तो यदि हम अलग अलग त्रिज्या वाले अगर हम वृत्त बनाते हैं, ठीक है, तो वृत्त की परिधि और उनके संगत व्यास के बीच जब अनुपात लिया जाता है तो वह अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है। यहाँ पर देख लीजिए, वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास, इन दोनों के बीच जब अनुपात लिया जाता है तो एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है। इस निश्चित अनुपात को हम पाई से दर्शाते हैं।
तो पाई अर्थात इसको हम पाई पढ़ते हैं, पाई ऐसे, ठीक है ना। तो पाई अर्थात किसी वृत्त की परिधि और उसी वृत्त के व्यास के बीच अनुपात को कहते हैं। सामान्यतः पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, ठीक है। और इसको अगर हम दशमलव में दशमलव के दो स्थानों तक तो 3.14, तो यह मान भी हम उपयोग करते हैं और इस मान को भी हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पाई। अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र देखिए, एरिया ऑफ सर्कल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से दर्शाया जाता है और यहाँ इसका इकाई हो जाएगा वर्ग इकाई, ठीक है। एक और आता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो चूंकि यहाँ पर वृत्त की जो परिधि है वो त्रिज्या मालूम होने पर हम परिधि भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। आर त्रिज्या है, पाई का मान आपने देखा है 22/7 या 3.14 रख सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या का सूत्र, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या रेडियस आर बराबर होता है व्यास बटा 2, ऐसे व्यास को डी से और त्रिज्या को, यानी मतलब यहाँ व्यास को डी से दर्शाते हैं, त्रिज्या को आर से। या हम कह सकते हैं वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास होता है 2 गुणित त्रिज्या, ऐसे, अर्थात त्रिज्या का दुगना। अगर हम त्रिज्या को आर से दर्शाएं तो 2 × आर, ये व्यास का सूत्र हो गया। तो इस प्रकार से वृत्त संबंधी कुछ सूत्र हमने देखा। आइए एक और शब्द आता है वृत्त का त्रिज्याखंड। वृत्त का त्रिज्याखंड, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्याखंड क्या है उसको देखने के लिए आइए चित्र को हम फिर से देखते हैं। किसी वृत्त का त्रिज्याखंड, ध्यान दीजिए, मान लीजिए यह वृत्त है। किसी वृत्त का त्रिज्याखंड वह क्षेत्र है जो 2 त्रिज्याओं तथा अंतस्थ चाप यानी परिधि का टुकड़ा द्वारा घिरा होता है, ठीक है। मान लीजिए हम एक त्रिज्या ले लेते हैं OA और एक दूसरा त्रिज्या ले लेते हैं OB। ध्यान दीजिए फिर से त्रिज्याखंड को, किसी वृत्त का त्रिज्याखंड, ये एक वृत्त है, इसका त्रिज्याखंड वह क्षेत्र है जो 2 त्रिज्याओं, मान लीजिए 2 त्रिज्या कौन सी है, OA और OB, 2 त्रिज्याओं तथा अंतस्थ चाप, ये देखिए ये दोनों त्रिज्याओं द्वारा इस परिधि को 2 भागों में बांटा गया है। एक ये वाला है, तो अंतस्थ चाप यानी परिधि का ये टुकड़ा हुआ कि नहीं, तो इनसे यानी दोनों त्रिज्या और इस परिधि के टुकड़े जिसको हम चाप कहते हैं उससे घिरा वाला ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड कहेंगे, ठीक है ना। अर्थात सीधा सीधा ये कह सकते हैं 2 त्रिज्याओं द्वारा वृत्त का खंडित भाग त्रिज्याखंड। अब ये त्रिज्याखंड 2 भाग मतलब 2 प्रकार का हो सकता है। त्रिज्याखंड देखिए, ये एक छोटा त्रिज्याखंड हो गया इधर का भाग, और ये दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया। देखिए ये भी एक परिधि का बड़ा टुकड़ा है जो कि 2 त्रिज्याओं और इस परिधि के बड़े हिस्से से टुकड़े से घिरा क्षेत्र है। तो ये क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्याखंड, और ये हो गया लघु त्रिज्याखंड। ये लघु चाप हो गया वृत्त का और ये क्या हो गया, दीर्घ चाप, ठीक है। तो इस प्रकार से वृत्त का त्रिज्याखंड। तो और अच्छा यहाँ भी देखना है, यहाँ पर आइए देखते हैं। इसमें ले लेते हैं, जैसे ये हमने बनाया इस प्रकार से,
ए, ठीक है, और ये हो गया बी। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार चाप को हम इधर अगर ले रहे हैं तो ये इधर आएगा, इसको हम पढ़ेंगे चाप बी ए, और इस चाप को पढ़ेंगे चाप ए बी, ठीक है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो केंद्र पर बना कोण कहलाता है। मान लीजिए इसको हम थीटा से दर्शाते हैं, ठीक है, तो ये केंद्र पर अंतरित कोण कहलाएगा। तो इस स्थिति में त्रिज्याखंड, वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 अंश गुणित पाई आर स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र है थीटा बटे 360 अंश गुणित, ये हो गया 2 पाई आर। इसके लिए इकाई आ जाएगा वर्ग इकाई, और यहाँ पर आ जाएगा इकाई, जो लंबाई का इकाई है वही इसके लिए इकाई हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम प्रश्नावली 14(1) से कुछ सवाल हल करते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 1 है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हल, क्या क्या मालूम है हमको यहाँ लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है 17.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और ये हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, चूंकि यहाँ पर त्रिज्या हमें पता है और यहाँ त्रिज्या का मान रख देने से वृत्त की परिधि ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सूत्र वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 गुणित पाई का मान हम 22/7 रख दें, और आर का मान यहाँ से है 17.5, ये ऐसे हल करें। तो यहाँ पर देखिए दशमलव हम हटा लेते हैं पहले, आप ही लोग का सहूलियत हो इसमें। इस प्रकार से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 शून्य आ जाएगा, ठीक है। और ये 7, ये इसको हम कटा देते हैं, 7 एक कम, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, और इसको देखते हैं 2 एक कम, 2 पंचे 10, ठीक है। आइए एक बार लिख लेते हैं सहूलियत के लिए। तो 22 गुणित 25 और बटा 5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, तो 22 गुणित 5 गुणा कीजिए, तो 22 पंचे होता है 110। चूँकि यहाँ परिधि है तो यहाँ लंबाई का जो इकाई है सेंटीमीटर वही लगेगा। इस प्रकार से ये आंसर हो गया ऐसे। आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं प्रश्नवाली से ही। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या ज्ञात करना है और क्या मालूम है उसको लिख लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये है सूत्र इसका होता है पाई आर स्क्वायर, आइए क्वेश्चन मार्क, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सूत्र है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र है। आइए इसमें हम मान रख लेते हैं। तो पाई का मान 22/7 रखा, आर का मान 4.2, पूरे का घात 2 रख दिया। आइए घात 2 मतलब इसको 2 बार लिख देते हैं गुणा के रूप में, इस प्रकार से ऐसे। यहाँ पर आप सीधे दोनों को गुणा करके भी आप बना सकते हैं, पर आप लोगों में से अधिकांश जो बच्चे हैं उनको दशमलव का गुणा करने में दिक्कत जाता है, हल करने में दिक्कत, तो मैं इसको दशमलव हटा के भी बता दे रहा हूँ आपको, दशमलव का गुणा करके भी बताऊंगा। तो ये 22/7 गुणित 42 गुणित 42, देखिए
दशमलव के बाद एक स्थान है, दशमलव के बाद एक स्थान है, तो एक और एक दो स्थान, तो नीचे में एक लिख करके दो शून्य लगा देंगे। तो इस प्रकार ये हो गया। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए आइए, 7 एकम 7 हो गया, 7 छक्के 42, ठीक है। लिख लेते हैं एक बार, 22 गुणित 42 गुणित 6/100। देखिए सबसे अच्छा तरीका यह है, अगर हर में, ध्यान दीजिए, अगर हर में केवल शून्य से बनी संख्या हो तो ऐसी स्थिति में हमको अंश को पूरा गुणा कर देना चाहिए और जितना शून्य है उस हिसाब से इकाई से गुणनफल में दशमलव लगा देना चाहिए, ठीक है। इससे हमारा समय भी बचता है और गलत होने की संभावना भी क्षीण हो जाती है। आइए देखते हैं, गुणा करते हैं। 42 गुणित 22 को कर लीजिए यहाँ पर गुणा, 22 गुणित 42, तो 2 से गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया यहाँ ऐसे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसको जोड़ लीजिए, 8 4 12, 2 1, ये 924। इसमें गुणित 6 भी करेंगे, 6 चौक 24 की 4 हो गया, हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और हासिल 2 कितना, 14 की 4, हासिल 1 हो गया, 6 निये 54 और हासिल 1 करेंगे तो ये 55। तो इस प्रकार से गुणनफल कितना आ गया अंश में सबका, 5 5 4 4 और ये बटा 100। ध्यान देना है यहाँ पर देखिए हर में दो शून्य वाली संख्या है, तो हम अंश की संख्या को इस प्रकार लिख लेंगे और इकाई से 2 स्थान बाद यह दशमलव लगा देंगे ऐसे। तो इस प्रकार इसको सरल करने पर क्या मिलता है, 55.44, और क्षेत्रफल की इकाई होता है वर्ग और ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आंसर हो गया, ठीक है। मान लीजिए आप 4.2 गुणित 4.2 को गुणा करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है। एक मैं आपको गुणा करके बता दे रहा हूँ, 4.2 गुणित 4.2, पहले दशमलव दोनों तरफ नहीं है समझ के आप हल कीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ठीक। फिर 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16 की 6, 1 6 7 1, कितना यह, देखिए दशमलव के बाद 2 स्थान है, 1 और 1 2, तो इकाई से 2 स्थान में दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार इन दोनों का गुणनफल 17.64 प्राप्त हुआ। अब इसका गुणा आप 22 से कीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ आप 22 से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार 22 से भी गुणा करके बनाइए, उसके बाद फिर जो भी आएगा 7 से भाग कर दीजिए, तो आपको उत्तर यही प्राप्त होगा, ठीक।